बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो कि गैसियस एक्सचेंज है। 9th में आप लोगों ने पढ़ा था कि एटीपी जिसे हम मेजर एनर्जी करेंसी कहते थे, आपने इस बॉडी की मेजर एनर्जी करेंसी के बारे में लास्ट टाइम 9th में पढ़ा था। अब एटीपी की प्रिपरेशन का भी हमने पढ़ा था कि दो तरह की प्रिपरेशन होती है। ओवरऑल उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। दोनों में प्रोसेसेस एक ही होते हैं। एक ही होता है जो कि होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमारे पास होता है। हमने पढ़ा था कि कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड होता है ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड को तोड़ा जाता है। ये जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी हासिल होती है और उस एनर्जी को फिर एटीपी के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर इस एटीपी के मॉलिक्यूल को एज एनर्जी सोर्स यूज किया जाता है। अब ये रेस्पिरेशन दो किस्म की थी। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और दूसरी थी एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि विदाउट ऑक्सीजन होती है। अब इस रेस्पिरेशन के लिए जो मेजर रेस्पिरेशन होती है ओवरऑल जो कि हमारे पास प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, लार्जर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ज्यादातर एरोबिक रेस्पिरेशन ही होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए क्योंकि हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को प्लांट्स हो या एनिमल्स हो ये एनवायरनमेंट से हासिल करते हैं। अब ऑक्सीजन यूज होगी, ऑक्सीजन को यूज करके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा जाएगा, एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है एटीपी में। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल भी रिलीज होते हैं और पानी भी। अब यहां पर एक और गैस बन चुकी है कार्बन डाइऑक्साइड। अब दो गैसेस आ चुकी है, एक ऑक्सीजन जो कि हमने एनवायरनमेंट से ली है, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान हमारी बॉडी के अंदर बनी है। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने रिलीज करना है बाहर एनवायरनमेंट में। ऑक्सीजन को हम एनवायरनमेंट से ले रहे हैं रेस्पिरेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने एनवायरनमेंट में रिलीज करना है। अब इस प्रोसेस के लिए कि ऑक्सीजन को हमने लेना किस तरह और जो कार्बन डाइऑक्साइड ये रिमूव किस तरह होगी, ये टोटल प्रोसेस को हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। अब दो किस्म के प्रोसेस होते हैं, एक तो हमने पढ़ा रेस्पिरेशन, दूसरा होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग या इसको हम उर्दू में कहते हैं अमल तनफ्फुस। ब्रीदिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से लेना जिसको हम कहते हैं इनहेलेशन, इनहेल करना, और कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में रिलीज करना जिसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन। अब ये दो किस्म के प्रोसेस हो रहे हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग। एक हो रहा है कि हम ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से अपनी बॉडी में लेकर जा रहे हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। जब ये बॉन्ड टूटता है एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है एटीपी के अंदर और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को अब हमने बाहर निकालना। ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाना जिसको हम इनहेलेशन कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, बाहर निकालना जिसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग या अमल तनफ्फुस कहते हैं। अब नॉर्मली जो है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को कंफ्यूज किया जाता है कि भाई अक्सर स्टूडेंट से जब पूछा जाए कि भाई रेस्पिरेशन क्या होती है तो कह देते हैं कि भाई सांस लेने का अमल। यहां पर याद रखिए रेस्पिरेशन दो किस्म की है, एक होती है सेलुलर रेस्पिरेशन, एक होती है सेलुलर और एक होती है ऑर्गेनिज्मल रेस्पिरेशन। ऑर्गेनिज्मल रेस्पिरेशन तो इसी को हम कहते हैं, नॉर्मली ब्रीदिंग को ही कहते हैं कि ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। जब हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की, वो ये होती है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना, उस बॉन्ड के नतीजे में जो एनर्जी हासिल होती है उसको एटीपी में कन्वर्ट करना। अब ये दो किस्म के प्रोसेसेस हैं, रेस्पिरेशन
जो कि एनर्जी बनाने के लिए जरूरी है, एनर्जी जो कि हर किस्म के ऑर्गेनिज्म के तमाम एक्टिविटीज के लिए नेसेसरी है, लाजमी है। अब उस रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो ब्रीथिंग के अमल में आती है। जब ऑक्सीजन हम इनसाइड द बॉडी लेकर जाते हैं उसको हम ऑर्गेनिज्मल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अब ये तो एक ओवरऑल जो एक ओवरव्यू होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। अब गैसियस एक्सचेंज जो है एक तो प्लांट्स में होता है और एक एनिमल में होता है, इन दोनों में फर्क होता है, डिफरेंस होता है। 9th में हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में कि भाई प्लांट्स के अंदर जो है, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनमें कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होते, जो कि हमने ऑर्गन पढ़ा था और ऑर्गन सिस्टम पढ़ा था। हमने कहा था प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम प्रॉपरली नहीं होते, एनिमल्स में होते हैं, क्योंकि प्लांट्स में सिंपल एक्टिविटीज होती है, एनिमल में कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज होती है, इसलिए उनके अंदर एक पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम मौजूद होता है। इसलिए इन एक्टिविटीज की बुनियाद पर प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज के तरीकाकार है उनमें फर्क होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में हमने अभी कहा है कि देयर इज नो ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है प्लांट्स में। एनिमल में तो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है, जो कि हमारे यहाँ से नेजल कैविटी से शुरू होता है और फिर आगे तक चला जाता है और वही फैसिलिटेट कर रहा होता है गैसियस एक्सचेंज को। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। अब क्योंकि प्लांट्स में कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि हर सेल जो है, एवरी सेल ऑन इट्स ओन, कि हर सेल को अपनी बिना पर ही गैसियस एक्सचेंज करना है, अपनी जरूरत पूरी करनी है। तो किस तरह सेल्स अपनी जो ये गैसियस नीड होती है पूरी करते हैं, तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले प्लांट्स हम सेल वाइज देखते हैं। लाइक हमारे पास प्लांट्स के अंदर लीव्स होते हैं, प्लांट्स में यंग स्टेम्स का मतलब वो जो होता है, वो जो यंग पौधे होते हैं उनका स्टेम जो उसके अंदर कोई बार्क नहीं होती, वो वुडी नहीं होता, इस किस्म के स्टेम्स। फिर वुडी स्टेम होता है जिस पर बार्क होती है, सख्त जो छाल जिसे हम कहते हैं बार्क, यानी कि छाल, वुडी लकड़ी वाला, ठीक है। फिर रूट्स हो गई, जड़ें होगी। ये नॉर्मल ओवरऑल अगर हम देखते हैं जो सेल्स हैं, लीव्स के सेल, स्टेम्स के सेल और जो है रूट्स हैं, ठीक है, इनके अंदर अब हम देखते हैं कि हर सेल अपनी सतह पर किस तरह गैसियस एक्सचेंज कर रहा होता है। अगर हम सबसे पहले दो ही हमारे पास मौजूद है, लीव्स एंड यंग स्टेम। लीव्स और यंग स्टेम के ऊपर दो किस्म के प्रोसेसेस मौजूद होते हैं। एक तो होते हैं इनमें स्टोमेटा और दूसरा इनमें क्यूटिकल की एक तह भी मौजूद होती है, क्यूटिन से बनी होती है, प्रोटीन से, जिसे हम क्यूटिकल तह कहते हैं, वो भी मौजूद होती है। ये लीव्स पर भी होते हैं, यंग स्टेम पर भी होते हैं। लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं ये मेसोफिल सेल में होते हैं, लीव्स में स्टोमेटा मेसोफिल सेल में होंगे, और जो क्यूटिकल होती है वो लीव्स और यंग स्टेम दोनों के एपिडर्मिस में, यानी कि बाहर वाली लेयर में मौजूद होते हैं। अब जो गैसियस एक्सचेंज होता है इन दोनों के जरिए हो सकता है, स्टोमेटा के जरिए भी हो सकता है, क्यूटिकल के जरिए भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो गैसियस एक्सचेंज है वो स्टोमेटा के जरिए होता है, ठीक है। तो ज्यादातर गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा के जरिए। स्टोमेटा कहाँ मौजूद होते हैं? लीव्स और यंग स्टेम में। लीव्स के मेसोफिल सेल में मौजूद होते हैं, यंग स्टेम के ऊपर मौजूद होते हैं। फिर क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल लीव्स की भी एपिडर्मिस में मौजूद होती है और यंग स्टेम के भी एपिडर्मिस में मौजूद होती है। ज्यादातर जो गैसियस एक्सचेंज है वो स्टोमेटा के थ्रू होगा और कुछ जो होता है वो क्यूटिकल के जरिए भी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास वुडी स्टेम आ जाते हैं, लकड़ी वाले जो तने होते हैं। लकड़ी वाले तनों के ऊपर आप देखते हैं छाल लगी होती है, सख्त छाल होती है, बार्क जिसे हम कहते हैं, वो इम्परमिएबल होती है, यानी कि उसमें से ना पानी गुजर सकता है ना गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। अब क्योंकि तने के सेल जो होते हैं उनको भी रेस्पिरेशन की जरूरत है, उनको भी जो है अपनी एनर्जी बनानी है, उन्हें भी गैसियस एक्सचेंज करना होता है,
लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, वो बार्क जो मौजूद होती है उनके और एनवायरनमेंट के दरमियान एक हर्डल क्रिएट करती है, रुकावट बनाती है। अब उस बार्क के ऊपर पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं छोटे छोटे, उसी बार्क के ऊपर जो उभरे हुए होते हैं, जिस तरह लाइक ये बार्क है, बार्क के ऊपर उभरी हुई सतहें होती है। तने में अगर हम देखते हैं तो कहीं की उभरी हुई सतह होती है, वो उभरी हुई सतहें जो होती हैं वो बेसिकली वही पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम कहते हैं लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स। अब लेंटिसेल द पोर्स प्रेजेंट ऑन द बार्क ऑफ वुडी स्टेम, वो सुराख जो कि वुडी स्टेम लकड़ी वाले तनों के बार्क या छाल पर मौजूद होते हैं, उन्हें हम कहते हैं लेंटिसेल्स। तो तनों के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो इन लेंटिसेल्स के थ्रू होता है। फिर आती है रूट्स। रूट्स की जो नॉर्मल जो इनकी सतह होती है, सरफेस होती है, वहां पे गैसियस एक्सचेंज इजीली हो जाता है, जिसे हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं उस अमल के जरिए। सादा डिफ्यूजन के जरिए यानी कि जो गैसेज हैं, ठीक है, वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही होती हैं, तो रूट्स के अंदर जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए उनकी जो सरफेस है उसके थ्रू ही हो जाता है गैसियस एक्सचेंज। फिर अगर हम देखते हैं ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स, पानी में जो पौधे होते हैं, उनके लिए गैसियस एक्सचेंज उनमें किस तरह होता है, उनमें यूं होता है कि जो पानी के अंदर डिजॉल्व्ड हलशुदा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वगैरह मौजूद होते हैं, वो उसी के थ्रू जो है अपना गैसियस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा, थोड़ा सा हमने इसकी समरी देख ली हर सेल के अंदर किस तरह हो रही है। अब हमने शुरू में जब बात की लीव्स और यंग स्टेम्स की, हमने वहां पर बात की स्टोमेटा की। स्टोमेटा हमने कहा कि लीव्स में स्टोमेटा जो होते हैं वो मेसोफिल सेल में मौजूद होते हैं, तने के पत्ते के मेसोफिल सेल में मौजूद होते हैं। अब मेसोफिल सेल जो होते हैं इनको दो किस्म की कंडीशंस का सामना होता है। एक होती है ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त, और दूसरा ड्यूरिंग नाइट, रात के वक्त। अब होता यह है कि दिन के वक्त पौधे के मेसोफिल सेल में दो प्रोसेसेस हो रहे हैं, रेस्पिरेशन भी हो रही है, रेस्पिरेशन भी हो रही है और फोटोसिंथेसिस भी हो रही है। रेस्पिरेशन भी हो रही है और फोटोसिंथेसिस भी हो रही है दिन के वक्त। रात के वक्त जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं उस वक्त फोटोसिंथेसिस तो रुक जाती है लेकिन रेस्पिरेशन का अमल जारी रहता है। अब ये दो किस्म की कंडीशन है, एक दिन के वक्त जब रेस्पिरेशन भी हो रही है, फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, एक रात के वक्त जब सिर्फ रेस्पिरेशन होती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बांड को तोड़कर एनर्जी सिंथेसिस की जाती है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जिसमें पौधे अपने लिए खुराक इस्तेमाल करते हैं। रेस्पिरेशन के अंदर, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होती है, इस्तेमाल होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, जबकि फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये तो उलट, रेस्पिरेशन के अमल के लिए हम ऑक्सीजन हासिल करते हैं, पौधे या हम भी, वो ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन बांड को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। पौधों में फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है। अब दिन के वक्त क्योंकि एट द सेम टाइम एक ही वक्त में रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, वही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है। यानी कि रेस्पिरेशन की जो बाय प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस की जो बाय प्रोडक्ट है यानी कि ऑक्सीजन वो रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगी। ये इस तरह कंपेंसेट होती रहती है दिन के वक्त। लेकिन रात के वक्त क्योंकि फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है, सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही है, तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है। तो फिर क्या करते हैं पौधे, इस कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो रहा जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाए। तो ये इंतहाई अहम शार्ट क्वेश्चन है कि पौधे के जो पत्ते होते हैं या जो मेसोफिल सेल होते हैं उनको कौन से हालात का सामना करना पड़ता है। हमने देखा है दो किस्म के हालात होते हैं,
दिन में रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों हो रहे हैं। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, ऑक्सीजन रिमूव होती है। तो रेस्पिरेशन में रिमूव होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया जाता है, फोटोसिंथेसिस में रिमूव होने वाली ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में यूज कर लिया जाता है। रात के वक्त चूंकि सिर्फ रेस्पिरेशन का अमल हो रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं है, तो रेस्पिरेशन के अमल में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड पौधे जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज कर रहे होते हैं, माहौल में रिलीज कर रहे होते हैं। तो हम इसको एक बार हम इसकी समरी देख लेते हैं। और हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने कहा था गैसेस एक्सचेंज में रेस्पिरेशन का कंसेप्ट हमने देखा है। एक हमने कहा कि रेस्पिरेशन और दूसरा ब्रीथिंग हमने देखा। इसमें फर्क जो है वो भी अहम होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, या डिफरेंशिएट रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। तो रेस्पिरेशन में हमने कहा कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर इससे जो एनर्जी हासिल होती है उसको एटीपी में कन्वर्ट करना रेस्पिरेशन कहलाता है। और ब्रीथिंग जो होता है ये सिंपल गैसेस एक्सचेंज होता है, जिसमें ऑक्सीजन को इनटू द बॉडी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जा रहा है। फर्क एक बेसिक ये हो गया। दूसरा फर्क क्या होता है कि रेस्पिरेशन जो है ये केमिकल भी है और ये मैकेनिकल भी है। केमिकल का मतलब यह है कि इसमें केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, एंजाइम वगैरह यूज हो रहे हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं। मैकेनिकल का मतलब यह है कि इसमें मैकेनिकल वर्क भी हो रहा है, यानी कि फिजिकल वर्क भी हो रहा है। ब्रीथिंग जो है इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल वर्क नहीं हो रहा। ब्रीथिंग में केमिकल कोई स्पेसिफिक कोई रिएक्शन नहीं हो रहे होते, तो ये सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस होता है। मैकेनिकल प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि ब्रीथिंग का जो अमल है ये वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम या डिफरेंस ऑफ प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। कि भाई ब्रीथिंग में जब हम ऑक्सीजन बॉडी के अंदर ले जाते हैं, होता यह है कि बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, तो ऑक्सीजन ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ अंदर की तरफ रिमूव करती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका प्रेशर बॉडी के अंदर ज्यादा होता है, बाहर कम होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इंटरनल टू आउटसाइड मूव कर रही होती है। तो ये बेसिक फर्क होते हैं। फिर हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि उसमें जो है कोई स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम नहीं है, सिर्फ सेल्स होते हैं। सेल में हमने कहा कि यंग स्टेम्स और लीव्स के अंदर स्टोमेटा और क्यूटिकल होते हैं, जिसके थ्रू रेस्पिरेशन होती है, गैसियस एक्सचेंज होता है। और जो रूट्स होती हैं उसमें सरफेस के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन के जरिए होता है। और जो वुडी स्टेम लकड़ी वाले तने होते हैं उनमें लेंटिसेल्स मौजूद होते हैं, जो उभरे हुए सुराख होते हैं उनके थ्रू होती है गैसियस एक्सचेंज। और जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की शक्ल में गैसियस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। आज का लेक्चर हमारा एंड हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे।